हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर की सेकंड 2 वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है मुहरे, लिपि तथा बाट। यहाँ 3 चीज़ों की बात हो रही है। फर्स्ट मुहरे, सेकंड लिपि, थर्ड बाट। जैसा कि आप मोहर से परिचित हैं, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ये मुहर जो थी सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और इस पर जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह हमें मिलते हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड वो है लिपि। लिपि जानते हैं कि उस मोहर पर एक लिपि लिखी होती थी जिसे विद्वान अभी तक पढ़ नहीं सके। थर्ड बाट। बाट का प्रयोग आप भली भांति परिचित होंगे कि बाट का प्रयोग किसी वस्तु के भार को तोलने में किया जाता है। मुहरे और मुद्रांकन, यानी मुद्रांकन क्या होता है। पहले तो हम इसे क्लियर करते हैं कि मुद्रांकन क्या होता है। जैसा कि किसी गीली मिट्टी पर आप मुहर को लगा दो और उसके बाद जो हमें उसका गीली मिट्टी के बाद सूखने पर जो प्रिंट प्राप्त होता है इस प्रकार का, उसे मुद्रांकन कहते हैं। इससे क्या होता था, चलो स्टार्ट देखते हैं। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मतलब जैसे कि कल्पना कीजिए किसी सामान को एक थैले में भरकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो उसमें मुहरों और मुद्रांकनों का क्या बेनिफिट है, किस तरह से उनका प्रयोग कर कर इस सामान को सुविधाजनक, लंबी यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। जब उस एक थैले में सामान भरा हुआ है और उसके मुख पर गांठ बांधकर रस्सी से और मिट्टी चिपकाकर मुहरों से इस प्रकार का मुद्रांकन बना दिया जाता था, और अगर वो कट्टा अपनी जगह तक पहुंचने तक सेम रहा ये मुद्रांकन, तो इसका मतलब ये होता था कि उस कट्टे के साथ, उस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इस प्रकार लंबी दूरी की जो यात्रा होती थी वो सामान भेजने की वो सुविधाजनक होती थी। सेकंड पॉइंट हमारा एक रहस्यमय लिपि। एक रहस्यमय लिपि, इस लिपि को रहस्यमय इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अभी तक सब पढ़ी नहीं जा चुकी है। हड़प्पाई मोहरों पर जो लिपि पाई गई है विद्वान उसे अभी तक पढ़ नहीं सके। इस लिपि की विशेषताएं क्या थी। ये लिपि जो है दाईं ओर से लिखना शुरू की जाती थी और बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि उर्दू भी आप देखोगे कि वो दाईं ओर से लिखते हैं और बाईं ओर ख़त्म होती है। इसी प्रकार हड़प्पा की लिपि भी लिखी जाती थी। इस लिपि में जो अभी तक हमें विद्वानों को अभिलेख मिला है वो सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह उत्कीर्णित थे। इस लिपि के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह उत्कीर्णित थे, 26। इस लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी, जैसे कि आप अल्फ़ाबेट में देख सकते हैं उसमें 26 चिन्ह होते हैं, तो उसी प्रकार इस लिपि में कितने चिन्हों की संख्या थी। इस लिपि में चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, जैसे लगभग 375 से 400 के बीच। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इस लिपि में 375 से 400 के बीच चिन्ह है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये लिपि दाईं ओर से लिखी जाती थी और बाईं ओर ख़त्म होती थी। ये लिपि यानी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर ये संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक यानी जो उस लिपि को उस पत्थरीय मोहर पर उत्कीर्ण कर रहा है ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। नेक्स्ट है हमारा बाट। बाट बाट का जो प्रयोग है वो किसी चीज़ के भार को तोलने में किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में कोई इलेक्ट्रॉनिक कांटे तो थे नहीं जिससे कि हम सामान के भार को तोल सके, तो उस टाइम में बाट, अभी भी पहले भी बहुत पहले भी बाट का ही प्रयोग किया जाता था वस्तु को तोलने के लिए। तो बाट जो थे हड़प्पाई सभ्यता के बाट वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट पाए गए हैं वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। जैसे कि आजकल हमारे टाइम के जो बाट हैं वो लोहे से बनाए जाते थे, तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट जो है घनाकार आकृति में होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी और थे, जबकि ऊपरी मानदंड जो है दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाट भी पाए गए। छोटे बाटों का क्या काम था। छोटे बाटों का जो प्रयोग होता था वो संभवतः आभूषणों
और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। सोने के जो आभूषण है उन्हें तोलने के लिए और मनकों को तोलने के लिए हड़प्पाई सभ्यता में छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राचीन सत्ता। प्राचीन सत्ता, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश को भी एक गवर्नमेंट लीड करती है, तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी कोई ऐसे होंगे राजा महाराजा जिन्होंने उस सभ्यता को चलाया होगा, उसे रूल करा होगा वहाँ के लोगों को, तो उसे ही हम प्राचीन सत्ता कहते हैं। यानी हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। अब जैसा हम जानते हैं मोहनजोदड़ो में नगर प्रणाली और उसके जल सुविधा की प्रणाली कैसी थी, तो इसी प्रकार हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले लें। इन सब से यह अनुमान लगाया जाता है कि इतने जटिल फैसले किसी राजा द्वारा लिए गए होंगे, तो वहाँ की सत्ता किस प्रकार थी। तो विद्वानों का इस पर अलग अलग अनुमान है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रासाद तथा शासक। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी थी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला जिसे पुरातत्वविदों ने प्रासाद की संज्ञा दी। प्रासाद की संज्ञा तो दी, उसे प्रासाद का नाम दिया कि ये प्रासाद है, परंतु उससे संबंधित उन्हें कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी, यानी एक पत्थर की मूर्ति मिली, ये आप देख सकते हैं। इस मूर्ति को पुरातत्वविदों ने एक पुरोहित राजा कहा। इस पर आप देख सकते हैं कि इसका दाढ़ी किस प्रकार बनाई गई है, कितने अच्छी तरीके से इस पर कारीगरी की गई है। कुछ पुरातत्वविद इस मत के थे कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। यानी कुछ पुरातत्वविदों का ऐसा मानना है कि हड़प्पाई समाज में कोई शासक नहीं था, जब सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। परंतु ऐसा हो भी सकता और नहीं भी, ये सिर्फ एक अनुमान है। सेकंड पॉइंट है, दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कई राजा हुआ करते थे और उनके अपने अपने अलग अलग राज्य हुआ करते थे। कुछ पुरातत्वविद ये तर्क देते हैं कि ये एक ही राज्य था, जैसे कि पुरावस्तुओं में समानता है। वह इसलिए ये तर्क देते हैं कि ये एक ही राज्य था, जैसे कि पुरावस्तुओं में समानता है। देखो, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों में कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। यानी ये एक राज्य कैसे हो सकता है, जैसे कि कोई अलग राजा है तो वो अपने राज्य में अलग फैसला लेगा, कोई अलग राजा वो अपने राज्य में अलग। तो पुरातत्वविद ये मानते हैं कि इस प्रकार की समानता को देखते हुए कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं कि इसमें एक ही राजा था, ये एक ही राज्य था और यहाँ रूल करने वाला एक ही शासक हुआ करता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सभ्यता का अंत। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आखिर इतनी बड़ी सभ्यता एक साथ कैसे खत्म हो गई। तो ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म हुई। इसके कई पॉइंट आते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम स्मार्ट वर्क करना सीखो गाइज। 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। यानी कुछ जो हड़प्पा के स्थल थे उनकी संस्कृति में बदलाव आया, वहाँ की जलवायु परिवर्तन होने लगा। वहाँ जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं यानी बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। कुछ जगहों पर पुरावस्तु है, हड़प्पाई जो पुरावस्तु हैं, बाटों, मुहरों, इनका समाप्त होने लगा। इनके जो कारीगर थे वो खत्म होने लगे। इसी प्रकार लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई और ये सब चीज़ें समाप्त होने लगी धीरे धीरे। आखिरकार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इस सभ्यता के अंत के लिए कई कारण उत्तरदायित्व हैं जिस कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। जलवायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन होने से वहाँ सभ्यता का नष्ट होना भी इसका एक कारण है। वनों की कटाई, जब वनों की कटाई होने लगी तो जाहिर सी बात है बारिश कम होगी। ऐसे ही इस प्रकार अत्यधिक बाढ़ आना, जब बाढ़ ज़्यादा आएगी ज़्यादा तबाही मचाएगी। नदियों का सूख जाना, जब नदियाँ सूखने लगी
उनमें पानी की कमी हो गई, लोगों ने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह हस्तांतरित हो गए, या नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, जिससे कि कृषि के लिए सिंचाई में प्रॉब्लम आने लगी। भूमि का अत्यधिक उपयोग, इन कारणों से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज किस प्रकार हुई? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 से 1922 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल, ये तीनों ही पुरातत्वविद हैं, इनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किन के नेतृत्व में हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 से 22 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। हड़प्पा सभ्यता जो है वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।